एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी तरंग प्रतियोगिता के जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन करवा के लिए पहुंचलन बिहार के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में तरंग प्रतियोगिता के उद्घाटन करवा के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन पहुंचला। 10:55 में जखन हुनकर हेलीकॉप्टर लैंड केलक तकरा बाद सीधे नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचला और ओहिठाम से ओ सभा स्थल के तरफ बाहर निकलन, जत सबसे पहले गीत भेल और के बाद विधिवत दीप जलाकर पूरा कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। दीप प्रज्वलन के बाद राज्य भर के विश्वविद्यालय से आयल टीम सब मार्च पास्ट केलन और मार्च पास्ट के दौरान वो अपना अपना क्षेत्र के कला के प्रदर्शन केलन। सब के बाद मंच से संबोधन के प्रक्रिया शुरू भेल। सबसे पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह द्वारा अतिथि के स्वागत किया गेल और के बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह के भाषण भेल, जाहिमे वो स्पष्ट रूप से कहलन जे इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा मिलवा चाहिए ताकि वो पाई जे अगला बेर से बचे वो प्रतिभागी सब में खर्च किया जा सके। संबोधन के बाद राज्यपाल के जखन बारी आयल तो वो अपना संबोधन में सबसे पहले एरिया के और मट पानी के विशेषता के बारे में प्रकाश डालन। उसे जोड़ने के लिए भारतीय संस्कृतियों का समावेश उसमें हो, ऐसी शिक्षा जहाँ जिसमें बिहार एक गौरवशाली स्थान रखता है, उस विश्वविद्यालय में मैंने सभी कुलपतियों को जो कहा था कि मेरी कल्पना है कि उतना न सही लेकिन अपने पूर्वजों पर गर्व करो। शिक्षा के क्षेत्र में एक मार्गदर्शन आप कर सकते हैं और मुझे खुशी है कि उस दिशा में जो अभी बताया कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश हुई है। मैं आशा करता हूं कि आगामी सत्र में आगामी ऐसे कार्यक्रमों में आपको कुछ इससे भिन्न दिखेगा, ये मुझे विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत विश्वविद्यालय परिवार ने इस गरिमामय महोत्सव को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस बार का महोत्सव पिछली बार से कहीं अधिक सफल होगा। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मिथिलांचल अपनी ताली नहीं रखता, इसकी अपनी विश्व स्तरीय पहचान रही है। हमें उम्मीद है इस आयोजन के माध्यम से यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक गरिमा को कमजोर रखते हुए इसकी शानदार विरासत को और अधिक संवारने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। बिहार में पदभार संभालने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे अनुरोध को कृपापूर्वक स्वीकार करते हुए आज पहली बार मिथिला की धरती पर पधार कर हम सबको कृतकृत्य कर दिया। उनका स्वागत करते हुए हम गर्व की अनुभूति करते हैं तथा हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार प्रफुल्लित हो रहा है। महामहिम ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुछ ही दिनों में विश्वविद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक दूरगामी निर्णय लेकर बिहार में उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई और नई पहचान देने की दिशा में जो ऐतिहासिक पहल की है वो अभिनंदनीय है। नवाचार पर आधारित नए पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान कर उन्होंने वर्तमान समय की अपेक्षाओं के अनुरूप छात्र छात्राओं को बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने का विस्तृत प्रयास किया है। महामहिम के मार्गनिर्देशन में यह विश्वविद्यालय भी अपनी नई भूमिका के निर्वाह का हरसंभव प्रयास कर रहा है। मैं इस अवसर पर श्री विवेक कुमार सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप दरभंगा के ही सपूत हैं और तरंग के माध्यम से यहाँ के कला और संस्कृति को नया आयाम पाते देख करके अवश्य प्रशंसित हो रहे होंगे। आपने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए दरभंगा के उत्थान के लिए जो योगदान किया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। मैं स्वागत करता हूँ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के संयुक्त सचिव श्री सैमसन डेविड का। वे 1994 से ही AIU में अपने दायित्व को संभालते हुए विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों के उन्नयन में अग्रणी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। आज बिहार के कोने कोने से अपने क्षेत्र की कलात्मक और सांस्कृतिक सभाओं को बिखेरने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों को सामने उत्साह के दबाव देकर उन्हें भाग्य प्रसन्नता हो रही होगी। मान्यवर हमने अपने 19-20 महीने के कार्यकाल में
विश्वविद्यालय के बहुमुखी विकास को अपने सहकर्मियों के सहयोग से गति प्रदान करने की भरपूर कोशिश की है। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय ने सत्र नियमितीकरण, ससमय परीक्षाफल का प्रकाशन, ससमय शासन का चुनाव, स्नातकोत्तर स्तर पर चॉइस बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम पाठ्यक्रम को जो जुलाई 2018 में लागू कर किया तथा कैंपस में शैक्षणिक माहौल बनाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। वो चाहते हैं कि भाई कहीं उनको डिग्री मिल जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे और अपने नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अकेडमिक कैलेंडर के लिए सर ने हम लोगों को डायरेक्शन दिया है और उसी क्रम में एक चीज जो हम लोग अगले साल से हर एक यूनिवर्सिटी मतलब कुछ अंत तक अभी भी कर रहा है कि वो पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन करेगा। अभी हमारे बहुत सारे बड़े शिक्षकगण, प्राध्यापकगण वो हमारे छोटे छोटे चीज में लगे थे। कोई एडमिशन में 3 महीना व्यतीत करता है, कोई एग्जामिनेशन में फंसा रहता है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंसा रहता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फंसा रहता है। ये चीजें जो है महामहिम ने डायरेक्शन दिया है कि हर एक विश्वविद्यालय में जो हमारे आगामी सत्र है 2019 से जो सत्र प्रारंभ होगा उसमें हम लोग कभी भी शिक्षकों को फालतू के काम में नहीं फंसाएंगे, ड्रजरी में नहीं फंसाएंगे। जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो हमारे टैलेंटेड शिक्षक नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर ही करेंगे। उस जमाने में इस जोन की यूनिवर्सिटी की सबका पार्टिसिपेशन था करीबन 5 दिन। तो 5 दिन मैं यहाँ पर रहा था 22 साल बाद 96 के बाद कि किस तरीके से एलन मिथिला यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो स्वागत किया हम सबका वो बहुत ही एक एक्सेम्पलरी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, यूथ फेस्टिवल जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं इसकी एक अपनी स्टोरी है, सागा है, गाथा है। 1954 में द देन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार ने यूथ फेस्टिवल यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू किए और उन्हीं यूथ फेस्टिवल्स में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित देवू चौधरी, कुमुद चौगानी, एक्टर अमिताभ खान जो कि गब्बर सिंह के नाम से मशहूर है, उनका भाई इम्तियाज, बहुत सारे बड़ा सैलाब बहुत ही विश्व के जिन्होंने आपको पाया वो यूथ फेस्टिवल को दिया गया। उसके बाद 1962 के बाद ये यूथ फेस्टिवल बंद हो गए और इनका रिवाइवल, रिजर्वेशन या पुनरुत्थान हो गए 1985 में हुआ और तब से मुझे यूथ फेस्टिवल के साथ जोड़ दिया गया। ये 34वां साल है। हर साल इंटर यूनिवर्सिटी 5 जोनल यूथ फेस्टिवल होते हैं हर यूनिवर्सिटी से और फिर वहां से सेलेक्टेड टीम्स जो है 27 इवेंट्स हैं, लेकिन मेन है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज। वहां के स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पे जाते हैं और नेशनल लेवल से भी हम जो बेस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल जिसको एक्रोनिम में सॉफ्ट फेस्टिवल जाते हैं। अगली बार जो बड़ी कहानी है, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी का रोल जो है यूथ फेस्टिवल के अंदर पूरे बिहार में अव्वल नंबर 1 इसलिए है क्योंकि लगातार पार्टिसिपेशन एलन मिथिला का हुआ है जो भी AIU यूथ फेस्टिवल कराता है और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सरकार नहीं देखी बिहार से जो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दरभंगा में गोलीबारी के घटना आब एक आम बात बनकर रह गेल अछि। कोनो एहन दिन नहीं बीत रहल अछि जे दिन गोलीबारी नहीं होइत अछि। एहन एक गोलीबारी पिछला दिन भेल छल जाहि में आब घायल व्यक्ति जिनकर पहले कहल गेल छल जे गोली से घायल भेला हन ओ अपना बयान से पलट गेलन और आब वो कह रहल छथि जे आतिशबाजी में वो घायल भ गेला। ओना तो अखन पूरा बिहार में कानून व्यवस्था के स्थिति बद से बदतर भेल जा रहल अछि। लेकिन यदि दरभंगा के बात करी तो दरभंगा में पिछला लगभग हफ्ता 10 दिन से एकदम सिलसिला चलल अछि। कोनो एहन दिन नहीं बीत रहल अछि जहिया गोलीबारी के घटना नहीं होइत हुए। लेकिन एमे एकटा नया मोड़ तखन आयल जखन गोलीबारी में घायल भेल एकटा युवक अपन बयान से पलटैत ओ कहलनि अछि जे ओ गोलीबारी में घायल नहीं भेला बल्कि आतिशबाजी में घायल भ गेला। देखल जाए पूरा रिपोर्ट। वहाँ पर शादी में जा रहे थे तो भीड़ था, वहीं में गए थे। वहाँ पे पटाखा फूट रहा था तो वहीं पर गए तो हमको पटाखे के जैसा कुछ झनझना करके हाथ में लगा।
फटाका से तुम झरके? हाँ पटाखा। वहाँ झगड़ा भी हो रहा था क्या? झगड़ा भीड़ उड़ था, भीड़ सब था, झगड़ा का नहीं। पहले से हुआ था। झगड़ा क्या नाम हुआ? साकिब। पापा का नाम? पापा का नाम हासिम अंसारी। जब हम काम से आए घर पे तो मालूम हुआ कि आपके बेटा को जो है सो ऐसे ऐसे घटना हो गया। हम पूछे किससे हुआ, क्या हुआ, तो किसी ने कुछ बताया नहीं। मालूम हुआ कि मोहल्ले के लोग उठा करके हॉस्पिटल ले आए। उसके बाद हम हॉस्पिटल में आए तो देखा कि ऐसे ऐसे। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि पहले तो मालूम हुआ कि पटाखा छूटा, बच्चा गया वहाँ पे, अब बच्चा को जो है सो गोली लग गई। अब कैसे लगा, किसने चलाया, क्या किया, इसका ना बच्चा को पता है ना हमको पता है। लगा क्या? बच्चा का फटाका से झरका है कि गोली से? पटाखा से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम। कहाँ घर हुआ? चक्र अहमद। एसएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा एकटा विराम के विरामक बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। विराम के बाद पुनः स्वागत है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सचिव द्वारा समाहरणालय सभागार दरभंगा में लोहिया स्वच्छता अभियान के समीक्षा कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास सचिव द्वारा समीक्षा बैठक कयल गेल। एहि समीक्षा बैठक में लोहिया स्वच्छता अभियान के बारीकी से समीक्षा कयल गेल। एहि बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीडीसी काली प्रसाद महतो समेत हर प्रखंड के बीडीओ और अन्य पदाधिकारी उपस्थित चला। और सरपंच साहब और कुटिया जी को आधा मॉनिटरिंग के लिए 2-3 गांव से हम लोग दिए हुए। और सर जो जियो टैगिंग हो रहा है उसका प्रतिदिन शाम में फॉर्मेट जो हमारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान मोर्चा के तरफ से 7 प्रखंड के जे सूखाग्रस्त घोषित नहीं कयल गेल छल ओकरा सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान मोर्चा के तरफ से बचल 7टा प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना में मौजूद नेता सब के कहब छल जे यदि एहि 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित नहीं कयल जाइत अछि तो बहुत उग्र आंदोलन कयल जायत। आकर्षण नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। यही आज मदन सहनी को देख लीजिए, बहादुरपुर के बगल खराज गांव में रह रहे हैं, लेकिन उनको अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी समझते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि मैं बहादुरपुर के दरभंगा जिला का मंत्री नहीं हूँ, वो गौराबोराम के मंत्री के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे मदन जी से कि आप बहादुरपुर के में जन्म लिए हैं, आप बहादुरपुर को सुरक्षित घोषित कराने का काम करें। किसान सभा, खेत मजदूर सभा और भाकपा माले के संयुक्त बैनर तले 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। धरना के माध्यम से इस सरकार को, सत्ता को हम बताना चाहते हैं, जो आप देखिए, जो बहादुरपुर प्रखंड में आप 23 पंचायत में घूम के देखिए, खेत में दरार फटा हुआ है। जो लोग पटवन करके भी आगे की कार्रवाई मसूरी करेंगे, गेहूं करेंगे, उसका भी आपको जितना भी नलकूप है सारा नलकूप सरकार बंद किए हुआ है। आप देखिए बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत में नलकूप पर मकान बनाए हुआ है, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाया हुआ है। उसको खाली करवाने की बात तो छोड़ दीजिए, चालू करवाने की बात, उसको खाली तक नहीं करवाया जा रहा है। आज मनरेगा में देखिए भयंकर लूट मचा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र में लूट मचा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र में देखिएगा सीडीपीओ से लेके मनरेगा में पीओ से लेके तमाम जगहों पर कमीशन खोरी बढ़ा हुआ है और कमीशन के जरिए पंचायत का संचालन हो रहा है, प्रखंड का संचालन हुआ है। दाखिल खारिज के नाम पर बड़े बड़े 10,000 से 20,000 रुपया दिया जा रहा है। अब समझिए जो गरीब लोग कैसे जिंदा रहेगा। जन वितरण प्रणाली की बात करिए तो जन वितरण प्रणाली में बहादुरपुर का जो एमओ है वो तो कह रहा है कि रास्ते से सामान बेच दीजिए, ब्लॉक में गोदाम पर लाने की बात छोड़ दीजिए।
रास्ता में ही सामान आप बेच दीजिए। तो ये जो स्थिति बिहार की है, बहादुरपुर प्रखंड की है, आज देखिए गरीबों के ऊपर शराब के नाम पर गरीबों को बंद किया जा रहा है जेल में, लेकिन शराब बेचने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भू माफियाओं का इतना दबदबा है जो गरीबों का जमीन जबरदस्ती उससे कब्जा करवा रहा है और उसको मेल में रख के उसको मजबूर किया जा रहा है जो तुम हमको जमीन बेचना होगा। तो इस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ देखिए कितना बढ़ गया है। दिन दहाड़े गरीबों की हत्या हो जा रही है, किसानों की हत्या हो जा रही है, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो बिहार अस्तव्यस्तता के दौर से गुजर रहा है। हम आपके माध्यम से नीतीश मोदी की जो सरकार है, नीतीश और मोदी की सरकार को हटाना होगा और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसको जड़ मूड़ से पूरा देश से जब तक नहीं हटेगा, आज किसानों को अधिग्रहण के नाम पर उसके जमीन को जबरदस्ती उसको जोत दे रहा है, उसके जमीन पर बुलडोजर चला दे रहा है। तो ये जो पूरा बिहार, पूरा देश जो जल रहा है, हम भाकपा माले की ओर से इस नीतीश मोदी सरकार को आह्वान कर रहे हैं। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहादुरपुर प्रखंड का विधायक है भोला यादव, क्यों नहीं तुम विधानसभा में आवाज उठाते हो जो बहादुरपुर प्रखंड का सुखाड़ क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बहादुरपुर क्षेत्र का मदन सहनी जी है, मंत्री है, हम उनको कहना चाह रहे हैं आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप तो सरकार में है, आपको तो तुरंत आवाज उठाना चाहिए जो बिहार को सुखाड़ क्षेत्र आप घोषित कीजिए, बहादुरपुर प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ के डीओ साहब भली कर रहे हैं जो हम लोग एक हफ्ता पहले भी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए थे संयुक्त कृषि कार्यालय के सामने। हम यहाँ के डीओ साहब को भी कहना चाह रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट भेजने से काम नहीं चलेगा। डीओ साहब, यहाँ का बीओ को देखिए नदारत है, कहीं कोई नहीं है। आप अविलंब बहादुरपुर प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए, नहीं तो भाकपा माले किसान सभा लंबे आंदोलन करेगा और दरभंगा बंद कॉल का भी हम लोगों ने घोषणा करने जा। बहादुरपुर प्रखंड पर भाकपा माले और खे ग्रामस खेत मजदूर व ग्रामीण मजदूर सभा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर, अनुमंडल मुख्यालयों पर धरना की घोषणा की गई है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज दरभंगा जिला में 7 प्रखंड को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से नीतीश जी इनकार कर गए और शेष 11 प्रखंडों को उन्होंने सुखाड़ग्रस्त घोषित किया। जिस 7 प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किया उसमें एक बहादुरपुर प्रखंड भी है। आप बहादुरपुर प्रखंड में जाकर देखिए या यहाँ के मौसम विभाग वैज्ञानिकों या कृषि वैज्ञानिकों का रिपोर्ट ले लीजिए। यहाँ का जो पानी होने का प्रतिशत है बहुत ही कम है। एक तरफ सरकार टैंकर से गांव में पानी पहुंचा रही है, पानी के लिए गांव में हाहाकार मचा हुआ है। गांव में किसानों के द्वारा जो रोपे गए धान थे वो सूख रहे हैं। साथ साथ पानी दे कर के लोग धान बचाने में किसान लोग लगे हुए हैं और वहीं इन स्थितियों के बावजूद बिहार की नीतीश सरकार सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं कर किसानों के साथ अन्याय किया है। इस अन्याय के खिलाफ भाकपा माले का आज ये धरना चल रहा है। हम ये मांग करते हैं कि जहाँ भी सूखाग्रस्त घोषित किया गया उन जगहों पर सूखा राहत फसल सहायता का युद्ध स्तर पर वितरण होना चाहिए और अविलंब बहादुरपुर प्रखंड सहित जो 7 प्रखंड वंचित है उसको सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए। आज गांव में गरीबों को, मजदूरों को गुजरात से खदेड़ा जा रहा है, पंजाब से खदेड़ा जा रहा है, बम्बई महाराष्ट्र से खदेड़ा जा रहा है। इसलिए हम अपने धरना के माध्यम से हम यह मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को मनरेगा के तहत काम की शुरुआत हो और उसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी 500 रुपया किया जाए। साथ ही साथ आज गांव में वृद्धों की संख्या बढ़ी है, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है। पुराने जिन लोगों को पेंशन स्वीकृत हुआ उनका भी पेंशन वर्षों से बंद है। हमारी मांग है कि आज 55 वर्ष से ऊपर उम्र के जो महिला और पुरुष है सभी को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इन मांगों को लेकर
आज ये धरना बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर से हो रहा है और इस धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार को, हम भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप किसानों के साथ अन्याय बंद करिए। साथ साथ हम किसानों से, मजदूरों से आह्वान कर रहे हैं कि ये भाजपा को भगाना होगा तब किसान बचेगा, नीतीश को भगाना होगा तब गरीब बचेगा। आज गरीबों की हकमारी तेज हो गई है, गरीबों पर हमले तेज हो गए हैं, किसानों पर हमले तेज हो गए हैं। इन हमलों के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा, बड़े आंदोलन को खड़ा करना होगा। जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार द्वारा घोषणा कयल गेल हन जे सूखाग्रस्त घोषित करे से बचल 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित करबाक लेल सरकार से अनुशंसा कयल गेल हन। पिछला दिन बिहार सरकार द्वारा लगभग 203 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित कयल गेल छल, जाहिमे दरभंगा के 7टा प्रखंड वंचित रह गेल छल। एहि 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित करेबाक लेल हर पार्टी अपना अपना स्तर से धरना प्रदर्शन कर रहल छल और मांग एक ही छल सब पार्टी के जे बचल 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित कयल जाए और उचित मुआवजा देल जाए। सरकार के द्वारा दरभंगा जिले में 11 प्रखंड को सूखाग्रस्त प्रखंड के रूप में घोषित किया गया है। शेष 7 प्रखंड को भी सूखाग्रस्त प्रखंडों में सम्मिलित करने हेतु जिला कृषि कार्यालय से अनुशंसा भेज दी गई है। वर्तमान में जो सूखाग्रस्त प्रखंड हैं उनमें कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। कृषि इनपुट अनुदान का भी भुगतान ऑनलाइन के द्वारा ही किसानों को डीबीटी से लिंक्ड खाते के माध्यम से किया जाएगा। रबी फसल में क्योंकि वर्षा दरभंगा जिला में बहुत कम हुई है तो प्राथमिकता के तौर पर दलहन और तिलहन फसलों के बीज हम लोग किसानों को बीज उपलब्ध कराएंगे। विभाग द्वारा अपनी योजनाएं स्वीकृत की गई है जिसमें अनुदानित दर पर गेहूं के बीज, गेहूं का प्रत्यक्षण, मसूर प्रत्यक्षण, अनुदानित दर पर मसूर बीज, मटर बीज। इसके अतिरिक्त हमारा मुख्यमंत्री दिव्य बीज विस्तार कार्यक्रम है, बीज ग्राम योजना है। जो भी विभाग की योजनाएं हैं उनके तहत हम किसानों के बीच में गेहूं, राई, सरसों, मसूर, मटर इत्यादि के बीज का उपलब्धता 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करेंगे और सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर बीज का वितरण किया जाएगा। चना का क्या पोजीशन है? हमारे यहाँ चना का लक्ष्य 500 हेक्टेयर है, लेकिन हमारे यहाँ किसान चना नहीं करते हैं, बहुत अधिकांश जगह पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे मटर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मटर का बीज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ये जो सर 7 प्रखंड के लिए आप लोग अनुशंसा करके भेजे हैं, तो क्या लगता है इसका कब तक निराकरण होगा? विभाग में इसके स्तर पर समीक्षा किया गया है। विभाग के द्वारा भी जल्द ही अपना अनुशंसा सरकार के पास भेजा जाएगा और इसकी घोषणा भी जल्द होनी चाहिए। हमारा उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी ही 7 प्रखंड को भी सूखाग्रस्त प्रखंडों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। सर आ रहा है, अभी आम का भी समय आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या वैकल्पिक वृक्ष के लिए क्या पटवन के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जिला के आम उद्यानिक फसलों के लिए सहायक निदेशक उद्यान का कार्यालय यहाँ पे है, जहाँ से आम के पेड़ किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग टिश्यू कल्चर केला का पेड़ भी किसानों को उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए क्या क्या मांगते हैं आप लोग? इसके लिए बेहतर रूप से सहायक निदेशक उद्यान बता पाएंगे। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।